युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 102। वैसे भी अब रात के 9 बज चुके थे। नैना ने सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। नरेश जी की आंखों में आंसू आ गया। नैना भी इमोशनल हो गई थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू गाल पर लुढ़कने लगे और जब वह नरेश जी के पैर छुए तो नरेश जी जोर से रो पड़े। उनको रोता देख नैना भी रोने लग गई। उत्तम जी भी रो दिए। सभी घरवाले इमोशनल हो गए। सब लोग उसे छोड़ने के लिए नीचे तक आए। रेहान पार्किंग एरिया में अपना कार गेट तक लेकर आया। तब तक सुरेखा जी नैना से बातें कर रही थी कि अगर रेहान उसे वापस कभी तकलीफ दिया तो वह बेझिझक हमें आकर बताए, तब हम उसे अच्छे से बताएंगे। नैना ने कोई जवाब नहीं दी। रेहान कार में बैठे ही हॉर्न बजाया तो उत्तम जी ने नैना से बोले, नैना बेटी अब जाओ, रात काफ़ी हो गया है, तुम्हें जाने में टाइम लगेगा। नैना ने सभी को बाय बोलकर कार में जाकर बैठ गई। रेहान कार में बैठे सभी को बाय किया और नैना को लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही पायल मायूस होते हुए बोली, नैना दी चली गई, अब मुझे अकेले ही कमरे में सोना पड़ेगा। वह थी तो मुझे कितना अच्छा लगता था। पायल का इतना कहना कि उत्तम जी को अभी जो थोड़ी देर पहले गुलाब जामुन वाला सीन हुआ था वह याद आया और वह उसे फटकार लगाते हुए बोले, तुम्हें क्या थोड़ी भी शर्म नहीं है? किनके साथ मजाक मस्ती करना चाहिए? अगर उन्हें गुस्सा आ जाता था तो, और आया भी होगा, उन्होंने दिखाया नहीं। उत्तम जी का इतना कहना कि पायल बोली, पापा आपको ज़्यादा ही सोचते हैं। रेहान जीजू बहुत अच्छे हैं, उन्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया और मुझे पता भी था उन्हें गुस्सा नहीं आएगा। अब वह मेरे अच्छे वाले दोस्त बन गए हैं। पायल इतना बोलकर जल्दी से वहाँ से भागते हुए लिफ्ट की तरफ चली गई और उसके मुंह से दोस्त शब्द सुन उत्तम जी सोच में ही पड़ गए कि यह लड़की क्या पागल हो गई है। वहीं रेहान कार चलाते हुए अब काफ़ी दूर तक आ गया था। वहीं कार में बैठे नैना अभी भी सिसकियाँ लेकर रो रही थी, पर वह रेहान की तरफ नहीं देख रही। अब रेहान कार थोड़ा स्लो चला रहा था और नैना की तरफ देख बोला, नैना बस भी करो, तुम क्या इंडिया से बाहर नहीं जा रही हो जो कि अपने फैमिली वालों से नहीं मिल सकती? तुम्हारा जब दिल करे तुम ड्राइवर के साथ आ जाना। रेहान इतना बोलकर कार चलाने पर ध्यान देने लगा। वहीं नैना अपने हाथ से आंसू साफ करते हुए शीशे में से बाहर देखने लगी, पर वह रेहान की तरफ नहीं देख रही थी और ना ही उसे कोई जवाब दे रही थी। उसके रोने की आवाज़ रेहान के कान में जा रहा था और रेहान ने साइड से बिस्लरी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाया। नैना ने एक नज़र पानी की तरफ देखी और तुरंत बाहर देखने लगी। रेहान समझ गया कि वह गुस्से में और पानी नहीं लेगी, इसलिए वह साइड में रख दिया और कार चलाने पर ध्यान दे रहा था। इसलिए जिद भी नहीं कर सकता और वह रो रही थी, इसलिए उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। रोने की वजह से नैना का भी गला सूख गया था। थोड़ी देर के बाद वह पानी की बोतल ले पानी पीने लगी। अब वह धीरे धीरे शांत हो गई थी। अब वह रो भी नहीं रही थी, सिर्फ बीच बीच में सिसकियाँ ले रही थी। रेहान ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कार का स्पीड बढ़ा दिया। थोड़ी देर में वे दोनों मेहता बंगलो पहुंच गए। इधर नारायण जी खाना खा लिया था और जब रेहान का कार मेन गेट के अंदर आया तो सभी को समझ गया कि रेहान आ गया है। रेहान अपना कार पार्क किया और कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकला। वहीं दूसरे साइड से नैना भी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। रेहान एक सर्वेंट को आवाज़ देकर नैना का सूटकेस ले जाने के लिए कहा। रेहान आगे आगे चल रहा था, नैना उसके पीछे चल रही थी और अंदर से सर्वेंट कदम ने जैसे ही नैना को आता देखा, वह दौड़ते हुए लिविंग एरिया में आकर नारायण जी को बताया, मालिक साहब के साथ बहुरानी भी आ रही हैं। सर्वेंट कदम का इतना कहना कि नारायण जी
को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और वह तुरंत मेन डोर के तरफ ही नज़र उठाकर देख रहे थे और बोले, कहाँ है मेरी नैना बहू? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। तब तक रेहान मेन दरवाजे से अंदर कदम रखा और नैना अभी भी दिखाई नहीं दी। तब भी वह अपने सिर पर साड़ी का पल्लू रखते हुए अंदर आ रही थी कि उतने में नारायण जी उसे वहीं रुकने के लिए बोले। नारायण जी की आवाज़ सुन नैना तुरंत वहीं रुक गई। उसे भी नहीं समझा कि नारायण जी उसे रोक क्यों रहे हैं। वहीं रेहान भी अपने डैड की तरफ देखा और तुरंत पलट के नैना की तरफ देखने लगा जो उसे ही देख रही है। रेहान अपने डैड के पास आते हुए बोला, क्या हुआ डैड, आप उसे रोक क्यों रहे हैं? नारायण जी बोले, रेहान बेटे बहू आ रही है, तुम्हें पहले मुझे बता देना चाहिए था ना। मेरी बहू आ रही है तो मैं पूरे घर को सजाने के लिए कह देता। अब जाकर सभी को उनके बातों का मतलब समझा और नारायण जी सर्वेंट कदम से आरती की थाली लाने के लिए बोले। सर्वेंट तेजी से किचन में गया और आरती की थाली लेकर आया। नारायण जी तो अपनी बहू की आरती नहीं उतार सकते, इसलिए उन्होंने सर्वेंट कदम को ही उसकी आरती उतारने के लिए कहा। सर्वेंट कदम ने नैना की आरती उतारे। वैसे ही वह उम्र में बहुत बड़े थे, पिता के समान थे। नैना ने झुककर उनके पैर छू लिए और अंदर आई। नारायण जी के पास आते ही घुटने के बल बैठे उनके कदमों में अपना सिर रखकर आशीर्वाद लिया। आज नारायण जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि सच में रेहान नैना को इस घर में लेकर आया है। आज से फिर से उनकी खुशी चौगुनी हो गई। बहू और ससुर मिलकर बातें करने लगे। रेहान उन दोनों को देख तुरंत सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला गया। वहीं लिविंग एरिया में नैना और नारायण जी 10 मिनट तक बातें करते रहे। नारायण जी ने नैना से बोले, नैना बहू अब तो तुम आ गई हो, कल सुबह मिलकर बातें करेंगे। अब तुम खाना खा लो और जाकर आराम करो, तुम भी थक गई होगी। नैना बोली, पापा जी हम दोनों खाना खा कर आए हैं। नैना मुस्कुराते हुए उठी और पीछे व्हीलचेयर को पकड़ के नारायण जी को उनके कमरे में लेकर गई और उन्हें मेडिसिन्स दी। उन्हें सुलाकर कमरे से बाहर निकली। वह सीढ़ियों से होते हुए रेहान के कमरे में आई। दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था। अब तक रेहान भी फ्रेश हो गया था। वह बालकनी में फ़ोन पर अभय से बातें कर रहा था। वहीं नैना सूटकेस खोल के उसमें से अपने कपड़े निकाल और लेकर वॉशरूम में चली गई। 2 मिनट के बाद वह भी कपड़े चेंज करके बाहर आई, पर बेड पर से उसने ब्लैंकेट उठा ली और सोफे पे जाकर सो गई। थोड़ी देर के बाद जब रेहान कमरे में आया तो देखा नैना सोफे पर ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सोई है। उसको इस तरह सोता देख रेहान अपने होठों को आपस में दबा लिया और उसके पास जाकर खड़ा हुआ और आवाज़ देकर बोला, नैना उठ जाओ, जाकर बेड पर सो जाओ। रेहान उसे 4-5 बार आवाज़ दिया पर नैना नहीं उठ रही थी। अब रेहान हार मानकर थोड़ा सा ब्लैंकेट उसके फेस पर से हटाया तो देखा नैना सो गई है। रेहान उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह मोबाइल ले कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा धीरे से बंद किया। उसके जाते ही नैना ने आंखें खोल सोचने लगी। दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट रात के 11 बजे। मयंक पूरा दिन काम करके थक चुका था, इसलिए वह रात में दिल्ली जाने का फ़्लाइट का टिकट बुक कर लिया और अभी आधे घंटे के बाद उसकी फ़्लाइट की उड़ान थी। तब तक मयंक ने अपना बोर्डिंग पास करवा लिया और फ़्लाइट का इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे के बाद फ़्लाइट में जाकर बैठ गया। अब जाकर उसे राहत मिला कि कल सुबह वह अपने डैड को मनाकर अपने साथ मुंबई लेकर आएगा और फिर से कभी कोई गलती नहीं करेगा और हमेशा अपने डैड की कही हुई बातों पर ही अमल करेगा। वह यही सब सोच रहा था। फ़्लाइट में बैठे मयंक अपनी आंखें बंद कर यही सब सोच रहा था और न जाने कब उसे नींद आ गया। यूं ही वह फ़्लाइट में सो गया। करीब रात के 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर मयंक पहुंच गया और वहां पहुंचते ही उसने अपने लिए कैब बुक किया।
उसे अपने घर तो पता ही था। उसने ड्राइवर को एड्रेस बता दिया और ड्राइवर वह एड्रेस पर ले जाने लगा। करीब आधे घंटे के बाद वे लोग उस एड्रेस पर पहुंच गए। अब सुबह के करीब 4:10 हो गया था। धीरे धीरे लोग उठ रहे थे। मयंक कार में से उतरा और अपना बैग लेकर घर की तरफ चला गया। अभी भी अंधेरा था, लोग सोए थे। मयंक ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक आंटी ने आकर दरवाज़ा खोली और मयंक मुस्कुराते हुए झुक के उनका पैर छुआ। उन्होंने भी मयंक को आशीर्वाद दिया और घर में आने के लिए कहा। मयंक अंदर आते ही अपनी नज़रें चारों तरफ घुमा रहा था। उसे लगा कि उसके डैड यहीं कहीं होंगे। मयंक उस आंटी की तरफ देख बोला, बड़ी माँ, डैड कहाँ है? ये सुन बड़ी माँ ने कहा, तुम्हारे पापा छत पर सोए हुए हैं, अभी मत जाना, थोड़ी देर में वह खुद उठकर नीचे आ जाएंगे। तब तक तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। यह कोई और नहीं, उसकी बड़ी माँ थी। बड़ी माँ का इतना कहना कि मयंक तुरंत बाथरूम में चला गया। सुबह का वक्त, मेहता बंगलो। नैना बहुत जल्दी उठकर बैठी और जैसे उसने अपनी नज़र कमरे में घुमाई तो रेहान उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब वह रात को कमरे में नहीं आया था। नैना जल्दी से उठकर वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर आई। आज भी वह साड़ी पहनकर रेडी हो गई। अभी तक रेहान कमरे में नहीं आया था और नैना जल्दी से कमरे से निकल नीचे आ गई। आज वह किचन में जाकर सर्वेंट कदम के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट तैयार करने लगी। उसके हाथ का ब्रेकफास्ट स्मेल पूरे किचन में फैला हुआ था। थोड़ी देर के बाद एक सर्वेंट ने नारायण जी को लिविंग एरिया में लेकर आया। ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद नैना किचन में से बाहर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। उतने में रेहान भी रेडी होकर नीचे आया। तब तक नारायण जी भी आपस में हंसकर बातें कर रहे थे, जो कि रेहान सीढ़ियों से उतरते हुए उन दोनों को देख रहा था। वह नैना के आने से अब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आने लगा। वह भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। नैना बिना उसके तरफ देख उसके लिए भी प्लेट लगाने लगी। रेहान कभी प्लेट को तो कभी नैना को देख रहा था पर कुछ बोला नहीं। नैना जल्दी से किचन में गई, उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई और उसके सामने रख दी। नैना रेहान को पूरी तरह इग्नोर कर रही थी। उतने में अभय बंगले के अंदर आया। उसे नहीं पता था कि नैना आ गई है। वह अपने में मस्त था। जैसे डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा और उसकी नज़र नैना पर गया कि वह एकदम शॉक्ड होकर उसे देखने लगा। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि नैना यहाँ आ गई है। आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वही नैना जो उससे कॉफ़ी दे वापस अपने काम में लगी थी और जैसे उसकी नज़र अभय पर गया कि वह भी उसे देखने लगी। अभय को हर किसी ने देख लिया था। अभय नारायण जी के पास आकर खड़ा हुआ और उसने नैना से कुछ नहीं बोला। नहीं, वही हाल नैना का भी था। वो भी हमेशा अभय को अपने भाई के जैसा मानती थी, पर जो रेहान उन दोनों पर शक किया था उसके कारण वह आज अभय को देख इग्नोर कर दी। वहीं अभय ने भी नैना को ना गुड मॉर्निंग बोला, ना ही कुछ पूछा। वह चुपचाप जाकर नारायण जी के पास में बैठ गया। रेहान ने एक नज़र अभय को देखा और एक नज़र नैना को, जो कि दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। रेहान को भी समझ गया कि नैना अभय से बात नहीं करेगी। रेहान उन दोनों का रिश्ता ठीक करवाना चाहता था। वह अब जान गया था कि उसने बहुत गलत किया। इस पर यह सही समय नहीं था, इसलिए रेहान ने सुबह सुबह किसी का मूड नहीं खराब करना चाहता था, पर उसने सोच लिया कि नैना और अभय का जो रिश्ता है वो वापस उसी तरह करवा कर रहेगा। दिल्ली सुबह के 9 बजे जब विश्वनाथ जी छत पर से नीचे आए, उबासी लेते हुए बाहर जा रहे थे कि उतने में उनकी नज़र कुर्सी पर बैठे लड़के पर गया। जो देख वह ध्यान से
देखने लगे कि उतने में मयंक उठकर खड़ा हुआ और उनके सामने आते हुए तुरंत उनके गले लिपट गया। वो इतना अचानक से हुआ कि विश्वनाथ जी दंग हो गए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हुआ उनका बेटा यहाँ आया हुआ है। और मयंक उनके गले लग इमोशनल होते हुए बोला, सॉरी डैड, मैं आपको लेने बहुत लेट आया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर अब मैं आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है और मैं अपने किए कर्मों का नतीजा भुगत रहा हूँ। प्लीज़ डैड, मेरे साथ मुंबई चलिए। आप ही हैं जो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। मयंक लगातार यही सब बोले जा रहा था। वहीं विश्वनाथ जी अपना हाथ नीचे किए वैसे ही खड़े रहे और जब मयंक को एहसास हुआ कि उसके डैड कुछ बोल नहीं रहे तो वह तुरंत उनसे दूर हुआ। उनके आंखों में देखते हुए बोला, डैड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। मयंक बोल ही रहा था कि विश्वनाथ जी तुरंत 2 कदम पीछे लिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए बोले, जिस तरह से तुम यहाँ आए हो ना, उसी तरह से वापस चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। मैं तुम्हारी माँ के जैसा नहीं हूँ लालची, जो तुम लोगों की गलतियाँ देखकर नज़रअंदाज करूँ, क्योंकि आज तुम दोनों भाई बिगड़े हो सिर्फ और सिर्फ कौशल्या की वजह से। उसने ही तुम दोनों को बिगाड़ के रखा है। विश्वनाथ जी बोल ही रहे थे कि मयंक की आंखों में हल्का आंसू आ गया, पर वह विश्वनाथ जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वह उसे और भी सुनाते हुए बोली, बिना मतलब के थे तुम आए नहीं होंगे, जरूर कोई मतलब होगा, इसलिए तो तुमने मुझे ढूंढ लिया, वरना अभी तक तो तुम्हें मेरा ख्याल तक नहीं आया रहेगा। अपने डैड के मुंह से इतना सुन मयंक उनके सामने जाकर उनका हाथ पकड़ गिड़गिड़ाते हुए बोला, डैड आप ये क्या कह रहे हैं? मैं मतलब के लिए आया हूँ? क्या आपको मुझसे इतना नफ़रत हो गया है कि आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करूँगा? प्लीज़ डैड, आप तो ऐसा मत बोलिए। यूं ही मयंक अपने डैड से माफ़ी मांगता रहा और विश्वनाथ जी उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे थे। उन्हें लगा कि वह अपने भाई की तरह बिगड़ चुका है। यहाँ तक कि मयंक अब रोने भी लगा था। वह अपना हर एक दर्द उन्हें बताने लगा कि वह किस तरह से पीहू को ढूंढ रहा है और पीहू नहीं मिल रही। यह सुनकर विश्वनाथ जी बोले, तुमने बहुत अच्छा काम जो किया है कि वह लोग इस घर में रहेंगे। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं है, पर वह इज्जतदार लोग होते हैं ना, वह शर्म के मारे डूब मरते हैं। और अग्रवाल फैमिली इज्जतदार है। तुमने जो किया है ना उन लोगों के साथ, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, भले तुम मेरे बेटे क्यों ना हो। अपने डैड के मुंह से अपने लिए बद्दुआ सुनते ही मयंक की आंखों में आंसू लुढ़कते हुए गाल पर आ गया और वह वापस अपने डैड का हाथ पकड़ अपने चेहरे पे रखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं डैड, मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल रहा है। मयंक जिस तरह से रो रहा था, एक पल के लिए विश्वनाथ जी का दिल उसके लिए पिघलने लगा, पर उन्हें फिर से वही सब याद आने लगा कि किस तरह युवराज ने इतना बड़ा कांड किया और ऊपर से मयंक ने भी। यही सब सोचकर फिर उन्हें गुस्सा आने लगा और वह मयंक को फिर से यहाँ से जाने के लिए कहने लगे। वहीं मयंक अभी भी गिड़गिड़ा रहा था। मयंक अपने डैड के कदमों में गिरकर बोला, डैड मैं पीहू को तो ढूंढ लूँगा और मैं उससे माफ़ी भी मांगूंगा। वह जो कहेगी मैं वह करूँगा, पर आप तो चलिए डैड, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ। मैं पहले जैसा मयंक बनूँगा। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। डैड इस वक्त मुझे और कंपनी की बहुत ज़रूरत है। बाप बेटे का बहस इतना बढ़ गया कि उनके फैमिली खड़े हो सब नज़ारा देखने लगे। उन दोनों का बहस लगभग 3 घंटे तक चलता रहा। विश्वनाथ जी मयंक को धमकी देते हुए बोले, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा और इस बार मैं तुम्हें कभी दिखाई भी नहीं दूँगा। तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूँ तो ठीक है, अगर नहीं चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। मयंक और आधे घंटे तक माफ़ी मांगता रहा, पर विश्वनाथ जी ने उसे माफ़ नहीं किया। जो सुन मयंक बोला,
डैड आप मेरे साथ मत चलिए, पर मुझे माफ़ तो कर दीजिए। विश्वनाथ जी ने उसके तरफ नज़र तक नहीं उठा के देखा। वहीं मयंक अपना बैग उठाया और रोते हुए वहाँ से चल पड़ा। वह एक एक कदम जैसे आगे बढ़ा रहा था, उसे और भी रोते जा रहा था। अब वह पूरी तरह उजाला हो गया था और मयंक ऑटो रुका, उसमें बैठकर एयरपोर्ट चला गया। दोपहर में उसने मुंबई जाने के लिए फ़्लाइट मिल गया। वह उदास होकर मायूस होकर मुंबई के लिए रवाना हो गया। मेहता बंगलो। सभी लोगों ने एक नज़र उठाकर ब्रेकफास्ट किया। नैना अभी नहीं ब्रेकफास्ट करना चाहती थी, पर नारायण जी ने उसे ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। वहीं अभय नैना से बात करना चाहता था, पर उसने आने के साथ ही नैना का बर्ताव देख लिया कि वह अभय को देख तुरंत नज़रें फेर ली। अभय अपने मन में सोचने लगा, क्या नैना मुझसे नाराज़ है? क्या उसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया? वहीं नैना अपने मन में यही सोच रही थी कि अभय जी को बुरा लगता होगा कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, पर मैं क्या ही करूँ? अगर मैं उनसे बात की और रेहान जी को गुस्सा आ गया तो? नहीं, अब मैं अभय जी से कभी बात नहीं कर सकती हूँ। नैना अपने मन में यही सब सोच रही थी। वहीं रेहान की नज़र दोनों पर था। उसे बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से यह दोनों बातें नहीं कर रहे, पर वह अपने डैड के सामने अभी कुछ कहना नहीं चाहता था। रेहान जानबूझकर अभय से बोला, अभय क्या तूने नैना को नहीं देखा? वह कल ही आई है, तूने कुछ जवाब नहीं दिया। रेहान का ऐसा कहना कि नैना को लगा कि रेहान उसे ताने देते कह रहा है, पर अभय तो जानता था कि उसका दोस्त अब कितना बदल चुका है। रेहान की बातें सुन अभय ने नैना की तरफ देखते हुए बोला, अरे नहीं, मैं भाभी को कैसे भूल सकता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ भाभी मुझे पहचानती भी है या नहीं। अभय का इतना कहना कि नैना अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखी और तुरंत अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वह बात तो करना चाहती थी, पर रेहान का उसे डर सता रहा था। नैना का इस तरह से उदास रहना रेहान को खटक रहा था, पर वह सुबह सुबह कुछ बोलकर किसी का मूड नहीं खराब करना चाहता था और उसके डैड भी बैठे थे, इसलिए वह सही वक्त आने का सोचा और ब्रेकफास्ट करने के बाद वह उठकर ऑफिस के लिए चला गया। अभय रुकना चाहता था, पर वह नहीं रुका। वह चाहता था कि जब नैना उसे खुद सामने से बात करेगी तब वह उसके सामने रुकेगा, वरना नहीं। शाम का वक्त मयंक का ऑफिस। मयंक मुंबई आ पहुंचा था। वह सीधे अपने ऑफिस आ गया क्योंकि उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। वह घर भी नहीं जाना चाहता था। वह बहुत उदास था। अपने कैबिन में बैठे तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने जो अपनी उम्मीदें बनाया था, अब सारी उसकी उम्मीदें टूट गई। वह परेशान निराश होकर कैबिन में बैठा था। लगभग 2 घंटे तक वह ऐसे ही उदास बैठा रहा। उसके बाद उसने अपना मोबाइल ले रघु को कॉल लगाया और रघु ने भी उसका कॉल रिसीव कर लिया। खबर लेते हुए बोला, रघु भाई कुछ पता चला? मयंक जिस तरह से उदास होकर पूछ रहा था, रघु को भी अच्छा नहीं लगा और उसने सांत्वना देते हुए कहा, हमारी टीम बेंगलुरु और दिल्ली ऐसी बड़ी बड़ी सिटी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उसकी फैमिली को ढूंढ रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द रिजल्ट मिल जाएगा। तुमसे भी ज़्यादा मुझे टेंशन लगा है कि मैं यह काम जल्द से जल्द निपटा लूँ। वैसे हमें इतना टाइम तो नहीं लगता है, पर यह केस पहली बार ऐसा मिला है कि जहाँ इतना वक्त लग रहा हो। पता नहीं वह लोग कहाँ छुप कर बैठे हैं। रघु का इतना कहना कि मयंक न जाने क्यों उसका विश्वास टूटने लगा, जो वह बार बार अपनी उम्मीदें बढ़ा देता है रह रह के। मयंक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कॉल कट कर दिया और उसके इस तरह कॉल कट
काटने से रघु को भी बहुत बुरा लगा। वह उसकी तकलीफ़ समझने लगा कि यह लड़का कितना दुखी है और उसने अपनी टीम को यह काम करने के लिए जल्द से जल्द ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ बजाज इंडस्ट्री शेरा यू के कैबिन में गया और उसे बताया कि कल रात को मयंक दिल्ली गया था और आज वह दोपहर तक रिटर्न भी आ गया। खबरियों से पता चला है कि उसके डैड उसका अपमान करके उसे निकाल दिए और शेरा को ये भी खबर मिल गया था कि मयंक ने रघु को हायर किया है पीहू और उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए। ये सुन तो युग उसे अजीब तरह से देखने लगा पर कुछ बोला नहीं। युग आजकल मयंक के टॉपिक पर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। वह पल पल की उसकी खबर लेने लगा था कि आगे मयंक क्या करने वाला है और क्या नहीं। ऐसे देखते देखते शाम हो गया। शाम से रात आज युग घर थोड़ा जल्दी ही आ गया था। वहीं मन्नत किचन में मीरा जी के साथ काम कर रही थी और जब वह किचन से बाहर निकली उसे जैसे पता चला कि युग आ गया है तो वह जल्दी से दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में आ गई और वह बच्चों की तरह दरवाजे के पीछे छुप गई थी और वह युग के आने का इंतज़ार करने लगी। ऐसे ही 5 मिनट तक वह रुकी रही पर युग आया नहीं। उसे अब गुस्सा आने लगा। उसने दरवाज़ा खोलकर थोड़ा सा बाहर आकर देखी तो उसे युग दिखाई नहीं दे रहा। उसे लगा कि वह आता ही होगा जिसके चलते वह वापस वहीं छुप गई। ऐसे ही 10 मिनट निकल गया पर युग आया नहीं, जिससे मन्नत दरवाज़ा खोलकर निकली और ऊपर से कॉरिडोर से झाँककर नीचे देखी तो युग सोफे पर बैठा था। उसको सोफे पे बैठा देख मन्नत को गुस्सा ही आने लगा और वह नीचे जाने को हुई कि युग उठा जो देख मन्नत वापस कमरे में भागकर गई। उसे लगा अब युग पक्का कमरे में ही। मन्नत वापस जाकर कमरे में दरवाजे के पीछे छुप गई और युग के आने का इंतजार करने लगी। ऐसे ही वापस 5 मिनट बीत गया पर युग आया नहीं, जो देख मन्नत को फिर से गुस्सा आने लगा और उसने अभी थोड़ा ही दरवाज़ा खोलकर देखी तो युग वापस उसे दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसे जूते की आने की आहट सुनाई दिया। वह जल्दी से दरवाजे के पीछे छुपी और युग जैसे दरवाज़ा खोल अंदर आया कि मन्नत जोर से सामने आकर उसे भौं की के युग उसके हाथ को पकड़ एकदम अपने करीब कर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, ये क्या कर रही थी तुम? दिन ब दिन बच्ची बनते जा रही हो। जो सुन मन्नत बुरा सा शक्ल बनाते हुए बोली, पता था डरते नहीं हो, कम से कम जानबूझकर ही डर जाते तो क्या बिगड़ जाता। मन्नत का इतना कहना कि युग मुस्कुराने लगा। वहीं मन्नत टेढ़ा मुंह कर रही थी। डियर लिसनर, पहला एपिसोड छोटा ही दे रही हूँ, प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम समझो। रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड की हूँ। कल से अच्छे से एपिसोड मिलेगा। बाय बाय।